चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की कहानी। चैप्टर 10 हमारा चल रहा है। विस्कोसिटी हमने पढ़ लिया था, स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड्स नंबर, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, वो वेलोसिटी ऑफ सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बच्चों आज, ठीक है। सो देखो, विस्कोसिटी में क्या जानते हैं हम? विस्कोसिटी क्या होती है? व्हाट इज विस्कोसिटी? जब हमारा फ्लूइड का फ्लो होता है तो वो अपने ही बहने को अपोज करता है, ठीक है। तो अपने ही बहने का अपोज को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस टू फ्लो। यही हमारी विस्कोसिटी थी, है ना। हर फ्लूइड बहना चाहता है लेकिन वो उसकी जो लेयर्स हैं उसमें ही विस्कस फोर्स लगता है। वो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमें न्यूटन भाई साहब ने दिया था, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईटा ए dv बाय dx, ठीक है। यही फॉर्मूला था। F क्या था? विस्कस फोर्स था, ठीक है। ईटा कौन था? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए लेयर का एरिया था और dv बाई dx क्या था? वेलोसिटी ग्रेडियंट। नहीं होते यार साइंटिस्ट के नाम इतने इम्पोर्टेंट। इसमें काफी चीजें साइंटिस्ट के नेम पे आ जाती है। जैसे अभी स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे, वही साइंटिस्ट के नेम पे, बर्नौली भी साइंटिस्ट के नेम पे, ठीक है। तो इसमें ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं पूछेगा इसमें। मेरे को तो नहीं लगता कभी ऐसा क्वेश्चन आया भी। कभी कभार आ जाता है बोले भटके, तो हमारी किस्मत तो अच्छी है, नहीं आएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है। चलो, तो इतनी बातें हमने करी है। आई थिंक बायोलॉजी के अंदर ये इम्पोर्टेंट होता है ना। और केमिस्ट्री में भी मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट होता है। यस, चलिए अच्छी बात है। सो इतना पढ़ लिया था हमने। हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एयर का कम होता है, इसलिए हम आराम से चल पाते हैं एयर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये वाटर में या फिर और लिक्विड्स के अंदर क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम वो जैसे पूल के अंदर जाते हैं, स्विमिंग पूल में, वहां पे उसके फ्लोर पे चलने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत मुश्किल से चल पाते हैं, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसी कहानियां हमने कुछ जानी थी। और उसके बाद एक क्वेश्चन इसका हम आगे करते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 2 मीटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था ना आपकी क्लास में? यस बच्चों, इस टाइप का नहीं हुआ था ना? यस, ठीक है। चलो तो करते हैं फिर इसको। ओके बढ़िया, ओके वेरी गुड, ठीक है। द मास है 20 kg, स्लाइड्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, lubricated with the oil, viscosity this, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये है। फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द लेयर। लेयर की थिकनेस क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी। एम मास का ब्लॉक है, यहाँ पर कुछ ल्यूब्रिकेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर ये स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है। यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो, पास्कल लॉ में क्या दिक्कत है? ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है? 0 है, ठीक है। और थिकनेस ऑफ लेयर हमें फाइंड आउट करनी है। h हो गई इसकी, ठीक है। तो ये नीचे जाएगा mg sin 30 डिग्री से, ठीक है। मास के कंपोनेंट कर दिया हमने, इसके वेट के कंपोनेंट कर दिया। अब यहाँ पर लेयर के ऊपर चल रहा है तो लेयर विस्कस फोर्स लगाती है, ठीक है। मोशन का अपोज करती है, तो विस्कस फोर्स इस डायरेक्शन में F हो जाएगा। H की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू 10⁻⁻1 पॉइस दी गई है, ठीक है। तो इसको डेका पॉइस में यानी कि एम के यूनिट में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 डेका पॉइस ये हो जाएगी। रिलेशन आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था क्या रिलेशन होता है पॉइस एंड डेका पॉइस के अंदर। तो थिकनेस ऑफ दिस लेयर हमें फाइंड आउट करनी, कितनी थिकनेस होगी?
सारी चीजें दी गई है। एरिया जो होता है, देखो एक स्क्वायर ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, तो स्क्वायर एरिया यहाँ पर होगा। मान लो ये स्क्वायर ब्लॉक है आपका, तो इसका जो एरिया कांटेक्ट में है ना नीचे वाला लिक्विड के, वो स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया 2 × 2 दैट इज 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, साइड 2 मीटर देगा। सो बस फोर्स बैलेंस कर दो क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो F is equal to eta A dv by dx and it is equal to mg sin 30 से क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी बेटा एंड में कर लेंगे, विशाल है ना, ठीक है। तो mg sin 30 ये हो गया। अब देखो ये सारी कहानी हो गई, अब लिखते हैं वैल्यू। ईटा की वैल्यू सर है 10⁻², एरिया है 4, वेलोसिटी है 10, dx यानी h लिक्विड की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10, sin 30 1/2, h आराम से निकाल सकते हैं, 10 से 10 ये खलास हो गया, ठीक है। h हमें निकालना है, तो इधर चला जाएगा, ये 10 टाइम ये कैंसिल आउट हो गया इससे 2 से, तो बाकी सारी बस वैल्यू चेंज करनी है हमें, ठीक है। तो h वैल्यू इक्वल टू 4 × 10⁻³ मीटर, यानी कि 4 मिलीमीटर की लिक्विड लेयर है, यही हमारा आंसर है। आया समझ में? किसी को कोई परेशानी आई इसके अंदर? ओके, वेरी गुड, बढ़िया। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, तो स्टोक्स लो, स्टोक्स लो क्या है? अब साइंटिस्ट के नेम पर यह कहानी आ गई। स्टोक्स लो ने बोला, क्या बोला? विस्कस फोर्स बताया हमें। विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स ऑन ए मूविंग, हाँ 10⁻⁻1 था, पॉइस के अंदर सीजीएस में था, ठीक है। और वन पॉइस, सॉरी 1 डेका पॉइस जो होता है वो 10 पॉइस के बराबर होता है, ठीक है। तो डेका पॉइस में बदलना पड़ेगा, तो 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पॉइस में दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। ये एमकेएस में लिख लिया है हमने एसआई यूनिट के अंदर। तो विस्कस फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी, ठीक है। बॉडी कब लग रही होगी? इनसाइड ए फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर जब बॉडी मूव कर रही होगी तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बॉडी ड्रैग्स फ्लूइड विद इट, ठीक है। बॉडी जब मूव करती है तो उसके साथ कुछ फ्लूइड चिपक जाता है, अब वो फ्लूइड भी उसके साथ साथ ड्रैग करता है। तो हमें पता है जब फ्लूइड की लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसलती है तो कौन लगता है? विस्कस फोर्स। जैसे कि ये कोई कंटेनर में लूं, ठीक है, यहाँ पर एक बॉल ले ली मैंने, ये v वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको पता है विस्कस फोर्स अगेंस्ट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि F फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रही होती तो ऊपर की डायरेक्शन में लगता, नीचे से ऊपर जा रही होती तो विस्कस फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगता, वेलोसिटी की अगेंस्ट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो स्टोक्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, उन्होंने बताया, क्या बताया कि जो भाई साहब ये आपका विस्कस फोर्स है, डिपेंड्स करता है, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द बॉडी के ऊपर, और ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, ईटा के ऊपर, ठीक है। सो यहां से रिलेशन हम लिख सकते हैं F विल बी इक्वल टू ईटा RV होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, इसका डेरिवेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस से हो जाता है वो, तो सिलेबस में नहीं है तो हमें करने की भी जरूरत नहीं है, कोई खास रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर, ठीक है। सो देखो यहाँ पर है स्फेरिकल बॉडी के लिए इन्होंने एक कहानी लिखी, तो स्फेरिकल बॉडी के लिए जो विस्कस फोर्स होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए, 6 पाई ईटा RV, मुझे तो अभी तक याद है, ठीक है।
जब पढ़ा था जब से अभी तक याद है कि स्टोक्स लॉ का ये फॉर्मूला होता है। क्यों याद है? क्योंकि हम लिख लेते थे बच्चों, जो सारे फॉर्मूले हैं ना, चैप्टर के एंड में एक खाली पेज के ऊपर सारे फॉर्मूले लिख लिए। फिर जब भी थोड़ा-सा नोट्स बनाने का टाइम आता था तो नोट्स बना लिए छोटे-मोटे। जब भी एग्ज़ाम आता या फिर कोई भी टेस्ट होना होता, तो हम उसमें से शॉर्ट नोट्स में से पढ़ लेते थे। ठीक है? तो आप लोग भी करा करो, ये शॉर्ट नोट भी बनाया करो और जो लेंथी नोट्स होते हैं, डिटेल्ड नोट्स होते हैं, वो तो बनाने ही है। ठीक है? देखो यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि जैसे-जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है? वैसे-वैसे हमारा जो विस्कस फ़ोर्स है वो भी बढ़ता है, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है और रेडियस के बराबर दिख रहा है, यानी कि ये जो लिया है हमने रेडियस ऑफ बॉल या बॉडी, ठीक है? तो ये स्फेरिकल बॉडी के लिए है, ठीक है? जब स्फेरिकल बॉडी ऐसे मीडियम से निकलेगी, तो उसके ऊपर जो विस्कस फ़ोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, ठीक है ना? सो यस, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट होगा। एवी था तो एवी से क्या दिक्कत आ रही है? रेडियस आर लिख दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? आर रेडियस आर लिख दिया हमने, ए से भी लिख सकते हो, अपने ऊपर है। अगर एग्ज़ाम में आए तो हम लिख सकते हैं, ए इज़ द रेडियस ऑफ द बॉल, आर इज़ द रेडियस ऑफ द बॉल, ठीक है? या बॉडी, बस ऐसी कहानी है। देखो अब टर्मिनल वेलोसिटी वीटी से डिनोट करते हैं और ये होती है भाई साहब कांस्टेंट। आपने सोचा है जो बादलों में से हमारे पास बारिश बरसती है, ठीक है? ऊपर से बूंदें गिर रही है, ठीक है? ऊपर से बूंदें गिर रही है तो क्या हो रहा है? बहुत तेज आनी चाहिए थी, हमारा सर फूट जाता उससे, या फिर हमारी जो छत है उसमें खड्डे हो सकते थे या जमीन में गड्ढे हो सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बच्चों वो स्पीड से गिरती है लेकिन छोटी-छोटी होती है, तो वो एक हाइट के ऊपर आकर क्या कर लेती, टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती, क्योंकि अ अल्टीमेटली वो आ कौन से मीडियम में से रही है? फ्लूइड में से आ रही है, फ्लूइड कौन है? एयर है, तो एयर में से पास करती हुई आ रही है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी वो गेन कर लेती है और वो होल ऐसे नीचे गिरती है, ठीक है? तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है हमारी अर्थ चीज़, ठीक है? हर जगह मीडियम नहीं होता, तो ऐसी कहानी है हमारी जो वाटर ड्रॉप से पानी गिरता है तो एक अच्छी-सी वेलोसिटी के साथ गिरता है ताकि हमारे लगे नहीं। आप ये फ़ील भी कर सकते हो, जब मोटी बूँदें गिरती है ना, तो आप बाहर खड़े नहीं हो सकते, बहुत-बहुत तेज़-तेज़ लगती है। ठीक है, आपने वो देखा हो ओले भी गिरते हैं पानी के साथ-साथ बर्फ भी गिरता है कभी-कभी, ठीक है? तो पानी तो सॉफ्ट होता है उसको झेल जाते हैं हम, लेकिन वो गिरते हैं ना भाई साहब तो ऐसी-तैसी हो जाती है अपनी, अपन बाहर नहीं रह सकते उसमें। ठीक है, अभी जिसको मावठ वगैरह भी बोलते हैं, विंटर में जो बारिश होती है उसको फ़ील करना कभी अगर गिरे तो, मत करना फ़ील, बस देख लेना बाहर से ही, गाड़ी के काँच भी फूट जाते हैं उससे। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे? एक इस तरीके के कंटेनर में ले रहा हूँ, ठीक है? सो यहाँ पर एक बॉल ली मैंने, इसकी डेंसिटी सिग्मा है और लिक्विड की डेंसिटी रो है, ठीक है? सिग्मा ग्रेटर देन रो होगा, तभी हमारी बॉल क्या करेगी? नीचे जाएगी, ठीक है? इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 देकर यानी कि जस्ट रखा है यहाँ पर डुबोया है और छोड़ दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। नीचे जाएगी, कुछ ना कुछ m मास होगा तो mg फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है? बुयंट फोर्स भी लगेगा क्योंकि कुछ लिक्विड का वॉल्यूम भी इसने डिस्प्लेस किया है। अपर डायरेक्शन में विस्कस फोर्स भी लगेगा क्योंकि मोशन इसका क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में अभी विस्कस फोर्स कितना होगा? जस्ट हमने इसको रखा है यहाँ पर। बताओ, विस्कस फोर्स कितना होगा इस कंडीशन में अभी? 6 पाई ईटा आरवी। हुँ? बोलो, क्योंकि जस्ट रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है। तो देखो 0 होगा क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है। अभी बुयंट फोर्स और mg फोर्स ही लग रहा है बस इसके ऊपर। है क्या नहीं? बोलो। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो जैसे ही जब बॉल नीचे आएगी, हमें पता है कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल कराओ तो उसको उसकी जो
2gh से उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर mgb और fb है, तो 2gh से तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगी वेलोसिटी बढ़ेगी भाई। तो किसी पॉइंट पर आकर, यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी कुछ बड़ी होगी, v वेलोसिटी हो गई होगी, तो fb फोर्स अब लगेगा, mg नीचे लगेगा, fv अब लगेगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो यहां से मैंने इसको बाहर निकाल लिया, तो fb फोर्स लग रहा था, fv फोर्स भी लग रहा था, m मास था, mg फोर्स नीचे लग रहा था, कि डेंसिटी सिग्मा थी। ठीक है, रेडियस r ले लेते हैं, फ्लूइड की विस्कोसिटी ईटा ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो एक कंडीशन ऐसी आती है बच्चों, जो v वेलोसिटी से गिर रही थी ना, तो v वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है, एक्सेलरेट हो रही थी नीचे बॉल। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि एफ भी बढ़ रहा है वेलोसिटी के साथ साथ। ठीक है, वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, फिस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है, यानी कि ये रिटार्डिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो एक लिमिट ऐसी पहुंचती है जब ऊपर वाले फोर्स एफ बी और एफ का समेशन एम जी के बराबर हो जाता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में फोर्स क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो अब कोई भी एक्सिलरेट नहीं करेगा बॉल को। अब एक्सिलरेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सिलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्सिलेशन जीरो हो गया, तो जिस मैक्सिमम वेलोसिटी के ऊपर हमारी बॉल पहुंची थी, वो क्या हो जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी हमारी बॉल क्या करती है, गेन कर लेती है। ठीक है, सो जब हमारी बॉल, व्हेन बॉडी अचीव टर्मिनल वेलोसिटी, तब क्या होता है, एक्सिलरेशन जीरो हो जाता है। और जो एफ बी प्लस एफ वी माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, जो कि कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ बी प्लस एफ वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। अब ब्यूएंट फोर्स हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम। एम क्या है, डेंसिटी इसकी सिग्मा है। पूरा वॉल्यूम अगर इसका वी में काउंट कर लूं, जो कि डूबा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा विल बी इक्वल टू एम अपॉन वी, तो एम कैन बी रिटर्न एज सिग्मा वी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिग्मा वी जी। ठीक है, लिख दिया। अब हमें पता है कि पूरी की पूरी बॉल डूबी हुई है, तो वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉल, दैट इज कैन बी रिटर्न एज 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, पुट कर, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी, एंड इट इज इक्वल टू सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। पाई दोनों साइड कॉमन है और एक आर भी कॉमन है। ठीक है, तो पाई से पाई की धज्जियां उड़ा देंगे हम। आर को अभी थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, क्योंकि इसको इधर लेके जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर बचा था हमारे पास 6 पाई, तो हटा दिया, 6 ईटा आर वी, वी कौन सा है, टर्मिनल है ना, टर्मिनल, टर्मिनल, इट इज इक्वल टू 4/3 आर क्यूब सिग्मा जी माइनस ऑफ 4/3 आर क्यूब रो जी। सो कॉमन ले लेंगे, 6 ईटा आर वी टी 4/3 आर क्यूब इंटू जी, सिग्मा माइनस रो अंदर बचेगा। ठीक है, और सोल्व करते हैं, तो आर और ये पावर उड़ा दी, ये 2 से 3 टाइम, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट। तो यहाँ पर टर्मिनल हमें फाइंड आउट करना था, वी टी यहाँ पर हो जाएगा 2r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 दैट इज 9, और ईटा भी नीचे ले आएंगे, तो ये ईटा आ गया नीचे। तो ये आ गई हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, आई बात समझ में, ओके वेरी गुड। यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है, वो रेडियस ऑफ द बॉल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेंसिटी के ऊपर भी क्लियर करती है,
और ईटा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ईटा जितना ज्यादा होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, यानी कि बॉटम पे बॉल हमारी उतना ही लेट पहुंचेगी। ठीक है, आई बात समझ में? ये वाला फॉर्मूला लग रहा था वहां पर। ओके, वेरी गुड, जब हमने विस्कोसिटी की बात करी थी। चलो, तो ये कहानी हो गई। अब क्या करें? सो इसके ग्राफ कैसे होंगे? बॉल को हमने बाल्टी में डाला या बकेट में डाला, उसको छोड़ दिया, तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगी। तो वी इनिशियल, जब हमने 0 लिया, बॉल को यहां से जस्ट गिराया, वी इनिशियल क्या हुआ? 0 हुआ। तो हमारा जो ग्राफ आएगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी के बीच में कैसा आएगा? सर 0 से स्टार्ट कर रहा था और एक मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करेगा, जो कि होती है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा और कांस्टेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद केस 1 हो गया, केस 2 लिखें। केस 2 कैसा होगा? ये बकेट भरी हुई है हमारी, अब बॉल ऊपर से गिर रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 नहीं होगी। तो वी इनिशियल जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी और ज्यादा ही होगी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी से। ठीक है ना, क्योंकि बाहर से गिर रहा है, क्योंकि बाहर एयर थी, अभी क्या है? फ्लूइड है, तो फ्लूइड बियॉन्ड फोर्स भी लगाएगा, पानी ज्यादा बियॉन्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है, और विस्कस फोर्स भी लगने लग जाएगा। अब mg नीचे की तरफ पहले भी लग रहा था, अब भी लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? डिक्रीजिंग, ऐसा ग्राफ आएगा। आ गई बात समझ में? चले आगे, चलो। ओके, तो एक स्फेरिकल बॉल है मूविंग विद ए टर्मिनल वेलोसिटी इनसाइड ए लिक्विड, determine the relationship of rate of heat loss with the radius of the ball. Rate of heat loss, देखो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। तो एफ एक्स अपॉन टी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? एक्स अपॉन टी वेलोसिटी हो गया, पी इज इक्वल टू एफ इनटू पी। ठीक है, तो कितनी पावर का लॉस हुआ होगा, कितनी हीट का लॉस हुआ होगा, इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू वी से। वी कौन सी है? वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी है। फोर्स कौन सा है? विस्कस फोर्स है। ठीक है ना, जैसे ही हमारी लिक्विड के अंदर बॉल गिरेगी तो विस्कस फोर्स के अगेंस्ट हम नीचे आएंगे, तो उसके अगेंस्ट नीचे आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, है ना। सो बस यहां से वैल्यूज पुट कर लो और आंसर आ जाएगा। सो P इज इक्वल टू एफ वी की वैल्यू 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल और वी टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही है। P इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 पाई ईटा आर, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी थी? 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन ईटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 पाई ईटा आर और इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आर है एक, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर रखा है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R इंटू आर पावर 4 के, जिसको हम लिख सकते हैं R पावर 5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। जो रेट ऑफ हीट लॉस होगी ना, वो R पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। रेडियस के साथ इस तरीके से हमारी रेट ऑफ हीट लॉस चेंज होगी अगर टर्मिनल वेलोसिटी से बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है तो। यस, बढ़िया, वेरी गुड। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, सबका आंसर आना चाहिए। ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस दिस
is falling in the air. If coefficient of viscosity of air is this, what will be the terminal velocity of the drop? Density of air is 10 raised to the power 3 kg upon meter cube. G इतना दिया हुआ है. डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी कि मीडियम का ड्रॉप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 10 इक्वल टू 0 ले सकते हैं. यस, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना बच्चों, आंसर निकालिए जल्दी से. There is nothing much in this session. So R is equal to कितना है 0.0015 10 to the power -3 मीटर. ठीक है. विस्कोसिटी ईटा इज 1.8 10 to the power -5 kg upon meter second. डेंसिटी ऑफ बॉल जो कि वाटर ड्रॉप है वो 10 to the power 3 kg upon मीटर क्यूब है. ठीक है. और रेडियस हमने लिख दी है. अब क्या चीज बच रही है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इतना है. रो को हम 0 ले सकते हैं. टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करनी है. हाँ जी, कर दो पुट वैल्यूज 2 into, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले. 2r square sigma minus rho into g upon 9 time of eta. तो 2 into 0.0015 10 to the power -3 का होल स्क्वायर सिग्मा 10 to the power 3 minus 0 to 9.8 divided by 9 into 1.8 10 to the power -5. सॉल्व करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी 2.72 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड. फॉर्मूला बेस था बच्चों और कुछ नहीं था इसके अंदर. डेंसिटी ऑफ एयर जिस मीडियम में हमारी बॉल गिर रही है ना, वाटर ड्रॉप, ठीक है, उसको 0 ले सकते हैं, नेग्लेक्ट कर दिया हमने. यस, आ गई समझ में बात. ओके, प्रीति के ही क्लियर है क्या? और भी बच्चों का क्लियर होगा ना? यस सुहेल. ओके कावेरी, बढ़िया बच्चे, वेरी गुड. सो रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर हम चलते हैं. व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? ओके खुशबू, अतीक्षा, बढ़िया बच्चों. हिमानी, वेरी गुड, अच्छी बात है. सो रेनॉल्ड्स नंबर आर ई से डिनोट करते हैं. क्या बताते हैं हमें ये बताते हैं, इंडिकेट करते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो. ठीक है, फ्लूइड फ्लो के टाइप को ये इंडिकेट करते हैं. क्या होते हैं ये? डायमेंशन नहीं होती है इनकी, डायमेंशन लेस नंबर होते हैं. क्यों होते हैं? इनको हम निकालना चाहें तो निकालते हैं कैसे? आर ई विल बी इक्वल टू इनर्शियल फोर्स. किसके ऊपर इनर्शियल फोर्स? एक पार्टिकल उठाया होगा हमने, फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो उसके ऊपर इनर्शिया फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय कौन सा फोर्स? क्योंकि वो मीडियम में या फ्लूइड में बह रहा है तो फ्लूइड की लेयर्स उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगा रही होगी. ठीक है, तो डिवाइड बाय विस्कस फोर्स. ठीक है, तो ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स कैंसिल आउट होगा, तो इसीलिए ये डायमेंशन लेस नंबर है. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो इट हैज फॉर्मूला आर ई विल बी इक्वल टू राउ डी अपॉन ईटा. राउ डी अपॉन ईटा, रो वी डी अपॉन ईटा. तो रो क्या है? ठीक है, रो है अपना क्या? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो कि बह रहा है. ठीक है, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेंचुरीमीटर से नाप लेंगे. ठीक है, डी क्या है? डायमीटर
ऑफ फ्लूइड, ठीक है, सॉरी डायमीटर ऑफ पाइप, और इसको हम बोलते हैं लेटरल डायमेंशन। ईटा हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है, फ्लूइड की होगी, ऑब्वियस सी बात है, फ्लूइड ही फ्लो कर रहा है तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इतनी बातें करी हमने, तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, राउडी अपॉन ईटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होगा तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी ये फॉर्मूले के ऊपर हमसे रेनॉल्ड्स नंबर तो निकलवा लेते हैं। अब रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लिए तो हमें टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कैसे बताएं, तो जो हमारी एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है, रेनॉल्ड्स का पेन है ना, तो उसकी वैल्यू अगर 0 से 1000 के बीच में है, ओके बच्चे वेरी गुड, ठीक है, तो 0 से 1000 के बीच में है तो क्या होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, स्ट्रीम लाइन या लेमिनार, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 2000 से ज्यादा हो तो ये होगा हमारा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में हो तो ये अनस्टेडी होगा, ठीक है। तो ये बच्चों डाटा है हमारा किसका, एनसीईआरटी का, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, ठीक है, वो गलत नहीं है, उनको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इनकी पता लगा पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि पानी बह रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी, डायमीटर तो हम निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऊपर नीचे करती रहती है थोड़ी सी, एकदम एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं होती, ठीक है। तो इनकी रेंज भी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने दिया है वही हम याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो हम क्लेम कर सकते हैं कि हमने एनसीईआरटी फॉलो करी थी, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखना। एक होती है बच्चों, नेक्स्ट होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी से हम इसको दिखाते हैं। तो जब आप वाटर टैप खोलते हो ना घर पे, थोड़ा खोला उसको तो क्या होगा, पानी स्मूथली रन कर रहा है, ठीक है, नीचे आराम से गिर रहा है, थोड़ा सा और ज्यादा तेज खोला यानी कि वेलोसिटी आपने बढ़ाई तो उसमें टर्बुलेंसी आने लग जाती है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उससे पहले तो हमारा जो वाटर फ्लो होता है वो बढ़िया सा स्ट्रीमलाइन होता है, उस पॉइंट से थोड़ा सा और खोल लेते हैं हम नल को, टेप को, तो हमारा जो वाटर फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये बताता है हमें मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, अप टू विच, ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होगा, इज स्ट्रीमलाइन। इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, टर्बुलेंसी आने लग जाएगी, ठीक है। तो यही होती है हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, दैट इज आर ई ईटा अपॉन रो आर। आर ई रेनॉल्ड्स नंबर है, ईटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट है फ्लूइड का, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, क्लियर है, ऑल राइट वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए अच्छी बात। तो अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, सरफेस का टेंशन। सरफेस में बहुत टेंशन है सर, तो सरफेस टेंशन क्या होती है, क्या भला है ये, अच्छा ये किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की है या गैस की है, सॉरी लिक्विड की है या गैस की है, तो ये प्रॉपर्टी है बच्चों लिक्विड की, गैस की नहीं हो सकती। सरफेस ही नहीं होती ना गैस में, तो गैस में सरफेस होती है, यहाँ पर रख दोगे खुले हुए उसको यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी तो सरफेस ही नहीं होती, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, ठीक है।
अभी तक हमने काफ़ी सारी बातें करी है। हमने जो लिक्विड लिया था, उसकी वेलोसिटी हमने निकाल ली, उसके ऊपर प्रेशर हमने निकाल लिया, है ना? और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली हमने और स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकाला और काफ़ी सारी चीज़ें हमने बात करी। लेकिन वो लिक्विड के अंदर चल रहा था सारी कहानी। लेकिन अब हम आ गए लिक्विड की सरफेस पे। तो आपने कभी देखा होगा मच्छर जो होता है वो पानी की सरफेस पे बैठा होता है, ठीक है? बैठा होता है या तैर रहा होता है बताओ? क्या कर रहा था करता है वो? हुँ? जो पानी की सरफेस में मच्छर बैठा होता है या तैर रहा होता है? बताओ? हुँ? बोलो। तैरना तो नहीं कह सकते उसे, वो तो चलता है बेचारा। तैरता-वैरता नहीं है वो, ठीक है? स्विमिंग उसे नहीं आती मच्छर को। वो डूब के मर जाता है, वो बैठा होता है। और बैठ क्यों पाता है वो? पानी की सरफेस पे अगर हम मच्छर को रख दें, ठीक है? तो वो बैठा रहेगा वहाँ पर, ठीक है? वो तैरता नहीं है, वो चल सकता है पानी के ऊपर, ठीक है? क्यों? अगर तैरना आता था तो अंदर डुबकी भी लगा सकता था ना, उसको डुबकी लगाना नहीं आता, वो मर जाता है डूब के तो, ठीक है? तभी तो हम अगर गंदी नाली में कुछ होता है ना, यस वेट की वजह से भी कहानी है उसकी, ठीक है? अगर गंदी नाली में कुछ मच्छर वगैरह होते हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, वहाँ पर केरोसिन या कुछ तरीके के कंटेमिनेंट्स डाल देती है उस पानी में तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इस वजह से मच्छर डूब के मर जाते हैं। हाँ, तो मरा हुआ ही तो मिलेगा, अंदर जो डूबा हुआ होगा ना मरा हुआ मिलेगा वो, ठीक है? सरफेस के ऊपर फिर भी ज़िंदा दिख सकता है, लेकिन अंदर जो चला जाएगा वो मरा हुआ ही मिलेगा, ठीक है? चलो ठीक है, इतनी बात हो गई मच्छरों के बारे में। अच्छा, ठीक है। सो बच्चों मच्छर क्यों बैठ पाता है सरफेस के ऊपर? क्योंकि सरफेस जो हमारी होती है ना बच्चों वो खिंची हुई होती है, ठीक है? उसमें टेंशन होता है। अगर हम सरफेस के नीचे जाएँ तो बहुत सारा पानी है, पानी में एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसकी एनर्जी कम होगी, लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के या किसी भी लिक्विड के, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसी वजह से हमारी जो सरफेस है ना बच्चों वो खिंची हुई होती है। और जो सरफेस की या लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को जिस वजह से वो खींचा हुआ है, उसकी वजह से ही जो ये हमारी सरफेस में कुछ एक प्रॉपर्टी आती है, अपने एरिया को मिनिमम करने की, उसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन, ठीक है? तो व्हाट इज़ सरफेस टेंशन? द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ठीक है? ड्यू टू व्हिच इट्स फ्री सरफेस क्या करना चाहती है? ट्राइज टू क्योंकि खींची हुई है ना, तो वो अपना एरिया को कम करना चाहती है, ठीक है? ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, अपना जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम करना चाहती है, लेकिन हमेशा नहीं कर पाती है, ठीक है? उसको जगह मिलेगी तो करेगी, अभी दिखाऊँगा मैं आपको कैसे करती है, ठीक है? सो यही चीज़ हमारी कहलाती है सरफेस टेंशन और उसी सरफेस टेंशन की वजह से हमारी जो हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल हल्के-हल्के, वो बैठ पाते हैं लिक्विड की सरफेस पे। आप जो नीडल है ना, सुई होती है, उसको भी बहुत हौले से रखोगे ना सर्फ वाटर की सरफेस पे तो वो तैर जाएगी। बेसिकली ऐसा पॉसिबल थ्योरेटिकली तो नहीं है, लेकिन वो सरफेस टेंशन की वजह से तैर जाती है, ठीक है? ऐसा पॉसिबल है लेकिन अगर आप उसको तेज़-तेज़ रखोगे ना तो वो डूब जाएगी। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ नीडल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है पानी से, तो पानी में डूब जाती है जनरली। लेकिन जब हम सरफेस टेंशन की सिनेरियो में आएँगे, उसको देखेंगे उससे, तो वो तैर भी सकती है, ठीक है? उसका वेट इतना कम होगा कि वो सरफेस टेंशन को क्रॉस ही ना कर पाए, ठीक है? यस, स्टेबिलिटी के लिए एरिया कम कर लेते हैं, सही बात है। ठीक है, तो इस मिनिमम सरफेस एरिया करने की जो गुण होता है, सरफेस टेंशन होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन एसटी द लिक्विड क्या करता है? सरफेस क्या करती है? बिहेव करती है किसकी तरह? लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन खिंची हुई झिल्ली की तरह, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन खिंची हुई रबर शीट की तरह, ठीक है ना?
ठीक है, और खींची हुई रबर शीट क्या करेगी, अपना एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगी, वही सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, तो आपको पता होगा जो आपकी बारिश बरसती है या वाटर की ड्रॉपलेट्स देखी होगी आपने, ठीक है, तो वाटर का कोई भी वॉल्यूम ले लो आप, एनी वॉल्यूम, क्या करेगा, ये सरफेस टेंशन की वजह से अपना जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगा, तो किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम किस कौन से शेप के लिए होता है, स्क्वायर के लिए होता है, सॉरी क्यूब के लिए होता है, क्यूबॉइड के लिए होता है, कोन के लिए होता है, या सिलेंडर के लिए होता है, या स्फीयर के लिए होता है मिनिमम सरफेस एरिया किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए। यस खुशबू, वेरी गुड। तो स्फीयर के लिए मिनिमम सरफेस एरिया होता है, यस वेरी गुड, मिनिमम सरफेस एरिया। तो कोई भी वॉल्यूम लोगे आप वाटर का, ठीक है, तो वो स्फीयर बना लेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया, हर चीज अपना आपको स्टेबल करना चाहती है, हम भी हमारी एनर्जी स्टेबल कम करना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है ना, यस वेरी गुड। तो ये है सरफेस टेंशन की कहानी। और एक खास बात बताऊं, जो सरफेस टेंशन होती है ना, ये कांस्टेंट चीज है बच्चों, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है, सॉरी लिक्विड टू लिक्विड, मटेरियल तो क्या ही बोलना है इसके लिए। तो ये सरफेस टेंशन है, उसकी थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता कैसे। ठीक है, तो द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड, द फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। कोई एक रैंडम शेप ले लूंगा पानी की, अब मैं उसके ऊपर लाइन खींचने की कोशिश करूं, ऐसे बढ़िया करता रहूं बार 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 बार, क्या उसके ऊपर लाइन खींचेगी? हम्म, नहीं खींचेगी ना। तो यहाँ पर जो हम लाइन लेंगे वो इमेजिनरी इसीलिए ली है। ठीक है, एल लाइन की लाइन लेंगे। अब ये सरफेस ना तो इधर भाग रही है, ठीक है, क्योंकि स्टेशनरी है, और ना इधर भाग रही है, तो इसके ऊपर दोनों तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं ना बच्चों, वो बराबर लग रहे हैं, एफ और एफ फोर्स, ये सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही हमारा सरफेस टेंशन होता है। इसकी यूनिट लिखोगे तो न्यूटन अपॉन मीटर और डाइन पर सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, सर समझ में नहीं आ रहा, आपने लाइन खींच दी और ये और वो, आपने वो बात बोली थी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है भाई, सिकुड़ता कैसे है? तो सिकुड़ता कैसे है, एक मैं फ्रेम लूं, ये मैंने फ्रेम ले लिया, फ्रेम से फ्रेम ले लिया, ठीक है, अब आपने सबने वो सोप बबल तो बनाए होंगे, फूंक मारते हुए वो बढ़िया से गोले निकलते हैं। ठीक है, तो हमने इसको डुबोया सोप सॉल्यूशन में, साबुन के सॉल्यूशन में, घोल में। ठीक है, तो इसको जैसे बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या बन जाएगी, सोप फिल्म बन जाएगी। सर ये कौन सी फिल्म है, आज तक नहीं देखी हमने बच्चों, ये मार्केट में नई लॉन्च हुई है। ठीक है, तो रिलीज होगी 2024 के अंदर, सोप फिल्म। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सोप फिल्म पानी की एक लेयर होती है, ठीक है, सॉरी सोप की एक लेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लेंथ हमने ले ली L1। अब क्या करें, ये ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट फिल्म जो होती है, जो लेयर होती है, कोई भी सरफेस होती है, वो अपना एरिया को कम करने की कोशिश करती है, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ऊपर जाने से हम रोकेंगे इसको, कुछ M1 मास इससे लटका देंगे। ये क्या है, स्लाइडर है, ठीक है, स्लाइडिंग वायर है जो कि इस फ्रेम के ऊपर फिसल सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट लेंथ होगी, सोप फिल्म से टच कर रही होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पर M1 मास लटका दिया। नेक्स्ट अब हम लेते हैं दो और फ्रेम, इसकी लेंथ थोड़ी सी और बढ़ा दी मैंने। ठीक है, यहाँ पर L2 लेंथ ले ली, अब भी सॉफ्ट फिल्म बनी है, अब भी ऊपर जाएगा, तो जाने से रोकने के लिए कुछ M2 मास हम लटकाएंगे। एक और बड़ा काम हम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा फ्रेम ले लेते हैं, वही स्लाइडर ले लिया,
इसकी लेंथ L3 ले ली, तो साफ साफ दिख रहा है कि L1 सबसे कम है, L2 ज्यादा, फिर L3 सबसे ज्यादा है। इसको ऊपर जाने से रोकने के लिए M3 मास हमने लटकाया। तो जब हमने प्रैक्टिकली देखा ना बच्चों, तो ये जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो देख भी सकते हैं, ठीक है, ऊपर जाएगा। सो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एरिया कम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सरफेस टेंशन वाली कहानी सच साबित होगी। अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट लेंथ इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, सबके लिए बढ़ती जा रही है, L1 L2 L3, ठीक है। सॉफ्ट फिल्म से कॉन्टेक्ट ऑफ द वायर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, कॉन्टेक्ट लेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हमने देखा ना, तो M1 सबसे कम आया, M2 ज्यादा है और M3 सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन फोर्स इसको ऊपर लेके जा रहा था, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लेके जा रहा था ऊपर, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन फोर्स ही ऊपर लेके जा रहा था। तो यहाँ पर कम मास हमने लटकाया, यहाँ पर ज्यादा, और यहाँ पर और ज्यादा। क्यों ज्यादा लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम फोर्स लग रहा था, यहाँ पर ज्यादा लग रहा था, और यहाँ पर और ज्यादा फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स लग रहा था, क्योंकि सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा था, सरफेस टेंशन नहीं, सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन फोर्स जो एफ हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, कॉन्टेक्ट लेंथ की। जितनी लेंथ आप बढ़ाओगे उतना का उतना फोर्स लगता जाएगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट लेंथ एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो चीजें आ चुकी है हमारे पास, तो एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और टी क्या है, ये कांस्टेंट है, जो कि हमारा कहलाता है सरफेस टेंशन। बुक में एस से भी लिखा रखा, लेकिन मुझे आदत टी लिखने की है, तो आप टी भी लिख सकते हो और एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो यहां से हम कर देंगे सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। वही इसकी जो यूनिट लिखी थी हमने, वो क्या थी, न्यूटन अपॉन मीटर। डायमेंशन लिखोगे तो M1L क्या हो जाएगा, 0T-2, यही होगी ना डायमेंशन, इफ आई एम राइट, है ना। यस, यही होगी। आई बात समझ में। तो ये भाई साहब हमारा कांस्टेंट है, लिक्विड टू लिक्विड वेरी करता है, टेम्परेचर से घट बढ़ सकता है, ठीक है। तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सरफेस टेंशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके बच्चों, वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है, क्लियर है, ठीक है। इफ वी एड हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक NaCl, जिंक सल्फेट एक्सेट्रा, देन सरफेस टेंशन कांस्टेंट इंक्रीज। सोल्यूबल होगा, हाईली सोल्यूबल, तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन पार्शियली सोल्यूबल होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा, तो सरफेस टेंशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी आपको मिल जाएगी नोट्स में लिखी हुई। तो एक क्वेश्चन करते हैं, कंटेनर ऑफ रेडियस आर filled with water, ठीक है। Consider an imaginary diametric line dividing the surface into two parts, left half and right half. Find the surface tension force between the left half and right half. ऐसे एक कंटेनर दिया हुआ है, इसमें एक लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड भरा हुआ, इसकी रेडियस आर दे रखी है, जो इसका सरफेस टेंशन है वाटर का, हम टी ले लेते हैं। तो क्या कर रहा है भाई, इसको बीच में से ऐसे एक इमेजिनरी डायमेट्रिक लाइन खींचिए, इसकी सरफेस को यूं देखूंगा ऊपर से जाके यूं, तो ये ऐसी दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पर से डायमेट्रिक लाइन खींच दी, तो ये इसका डायमीटर हो गया। डायमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन फोर्स दोनों तरफ बराबर लग रहा होगा, तो एक तरफ की वैल्यू बता दो। नेट नहीं पूछा, सरफेस टेंशन फोर्स लग कितना रहा है वो पूछा है। तो एफ फोर्स इधर लग रहा होगा, एफ फोर्स इधर लग रहा होगा, सरफेस टेंशन इसकी टी है, लेंथ कौन सी है, डायमेट्रिक लेंथ है, तो T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल होता है। तो यहाँ से F विल बी इक्वल टू T इंटू एल लिख देंगे हम। L की वैल्यू कौन सी है वो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो कितना सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ये राइट हाफ, ये लेफ्ट हाफ, बताओ। इमेजिनरी लाइन के ऊपर अभी हमने फोर्स निकाला, ये रहा,
इमेजिनरी लाइन की लेंथ अब कितनी है, बस वही लिख दो वैल्यू और आंसर आ जाएगा। यस बच्चों बताओ, सुहेल, हिमानी, अतीक्षा, कावेरी, प्रीति, विशाल, बताइए। हम्म, कुछ भी नहीं करना यार, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। देखो ये फील नहीं हो पाता, इस वजह से आंसर नहीं आता बच्चों को। ठीक है, टी इंटू आर, लेकिन कॉन्टेक्ट लेंथ बच्ची कितनी है, L इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। डायमेट्रिक लाइन खींची है ना, इमेजिनरी डायमेट्रिक लाइन, पूरे डायमीटर पे है, आधे पे नहीं है। ठीक है, तो F विल बी इक्वल टू टी इंटू टू आर, टू टी आर। यस वेरी गुड, यस टी डी भी लिख सकते हैं, तो यही आंसर है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड प्रीति, खुशबू ने भी सही बोला। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके सोहेल, ठीक है, द लेंथ ऑफ ए नीडल फ्लोटिंग ऑन वाटर इज 2.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द नीडल आउट ऑफ वाटर। टेंशन ऑफ वाटर इतनी दी हुई है, सरफेस टेंशन, कंटेनर है, तो सुई हमने रख दी है, उई सुई, ठीक है सुई रखी हुई है। अब जब मैं इसको उठाऊंगा, हाँ बेटा पास कर लो, बता देंगे आपको, डोंट वरी। ऊपर गया, वो लो की वजह से ही होता है, जो हमारा प्रेशर या फोर्स ट्रांसमिशन होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है, अनडिमिनिश्ड हर जगह पहुंच जाता है। बस वो यही है, उसमें स्टेटमेंट के ऊपर ही सारा डिटरमाइंड है वो। ठीक है, तो ये सुई है, इसको उठाने में कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा हमें, इसकी लेंथ हमें 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर दी हुई है। ठीक है, सरफेस टेंशन इसके ऊपर कितना लग रहा होगा, इसको ऊपर उठाओ हम, तो इधर वाली लेंथ के ऊपर भी इधर की सरफेस रोक रही होगी इसे, कुछ ना कुछ एफ फोर्स लगा के, या सरफेस टेंशन लगा के, टी इंटू एल का सरफेस टेंशन लगा के। इधर से भी उठाएंगे, तो इधर वाला लिक्विड ने भी रोका होगा, इधर वाले ने भी, तो टी इंटू एल लगा के इसके ऊपर रोक रहे होंगे इसको। तो बस यही कर दो, और क्या है, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। देखो दोनों लेंथ लेनी पड़ेगी बच्चों, दोनों साइड से उठा रहा है ना ये, अगर मेरा पेन में ऐसे लूं, ठीक है, तो दोनों तरफ से सरफेस टेंशन लग रही है, अब मैं इसको उठाऊंगा तो ये दोनों ही रोकने की कोशिश करेंगे ना दोनों साइड से। यस हिमानी करेक्ट है, कावेरी का भी करेक्ट है, थोड़ा सा गलती हो गई प्रीति, कोई दिक्कत नहीं है। यस वेरी गुड, 3.6 आएगा। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो एफ इज इक्वल टू टी इंटू ट्वाइस ऑफ एल, तो टी की वैल्यू 7.2 10⁻², 2 इंटू एल की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻²। सोल्व करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इसको जस्ट पानी से अलग करने के लिए। यस बिल्कुल करेक्ट है, अतीक्षा, सुहेल, प्रीति, हिमानी, कावेरी, सबका आंसर आया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट, चलो हम इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि सरफेस के ऊपर हाईएस्ट एनर्जी होती है सरफेस के पार्टिकल के मॉलिक्यूल के ऊपर, है ना, नीचे वालों के पास कम एनर्जी होती है, ऊपर वालों के पास काफी एनर्जी होती है, इसी वजह से सरफेस टेंशन होती है। ठीक है, सो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है उसी सरफेस एनर्जी कहते हैं, स्टोर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे हम, वही फ्रेम ले लेंगे, पानी में डुबोएंगे, सोप फिल्म बनाएंगे, इसकी लेंथ हम ले लेंगे एल, ये भाई सब जाने की कोशिश करेंगे ऊपर, जाने दो,
कोई बात नहीं, ऊपर जा रहा है, टी टेंशन इसकी ले लेंगे, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा सर? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ वाला फोर्स इसको ऊपर लेके जा रहा होगा। लेकिन एक साइड से लेके जा रहा है क्या? नहीं, दोनों साइड से लेके जा रहा है। ये इस तरीके का फ्रेम होगा, ठीक है ना, कुछ भी इस तरीके से। तो एक लेयर आगे भी है, एक लेयर पीछे भी है। आगे की लाइन भी कांटेक्ट में है, पीछे की लाइन भी कांटेक्ट में है, ठीक है, सरफेस के। तो यहाँ पर हम टी इंटू टू एल या टू टी एल हम यहाँ पर लिखेंगे। इतना फोर्स इसको ऊपर लेके जा रहा होगा, सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर लेके जा रहा होगा। लेकिन हम जाने नहीं देंगे, एक फोर्स लगा देंगे इसके अगेंस्ट, इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर रोकने के लिए। रोक दिया हमने, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी खुशी हुई, रोक दिया आपने तो। अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस से हम इसको नीचे लेके आ गए, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस से हम जब इसको नीचे लेके आए, तो हमने वर्क किया अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट वर्क किया? सरफेस टेंशन फोर्स के, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा था और हम इसको नीचे लेके आ गए, तो उसके अगेंस्ट हमने वर्क किया, ठीक है। अब ये वर्क किया, तो वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन फोर्स, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो कितना हो जाएगा? फोर्स जो कि कितना है, 2TL, फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x हुआ, ठीक है, इतना ही होगा। अब हम बात करें कि कितना हमारा सरफेस एरिया बढ़ चुका है, ठीक है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, जितना वर्क हमने किया, पहले पोटेंशियल सरफेस एरिया के बारे में बात कर लेंगे। जितना हमने वर्क किया, यहाँ पर भी रेस्ट पर था, कोई वेलोसिटी नहीं थी, नीचे लेके आ गए, अब भी रेस्ट पर है, ठीक है। तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो जो हमने वर्क किया वो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। यानी कि हमारी सरफेस पहले छोटी थी, अब हमने उसको और बड़ी कर दी, तो वो सरफेस के पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा, ठीक है ना, सरफेस एनर्जी बढ़ाएगा। तो इंक्रीज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ेगी? जितना वर्क किया उतनी की उतनी, 2TLX। अब देखो आगे का एरिया एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा? LX आगे का एरिया, पीछे का भी इतना ही बड़ा है, तो 2LX हमारा एरिया बड़ा है, ठीक है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U कैन बी रिटर्न एज T इंटू डेल्टा ए। यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ गया। इतना जो वर्क डन हमने किया था वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में काम आ गया, ठीक है। दिस इज इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। सो हम इसको जनरली लिख सकते हैं, इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी T इंटू एरिया, तो सरफेस टेंशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं हम इसको। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। इसीलिए आपको कभी कभी टेंशन, सरफेस टेंशन की जो यूनिट है, जूल पर मीटर स्क्वायर या अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाए तो घबराना मत कि ये क्या दे दिया, ठीक है। न्यूटन अपॉन मीटर भी होती है, डाइन अपॉन सेंटीमीटर भी होती है, ठीक है। तो ये हमारी सरफेस एनर्जी की कहानी थी। चलो बढ़िया है, क्लियर है, ओके वेरी गुड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर ले, ओके। तो एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर ड्रॉप्स को छोटा कर दो, बड़ा कर दो, ठीक है। तो 1000
small water drops, each of radius r dV, combine to form a big drop. In this process, find the decrease in surface energy. 1000 ड्रॉप थी बच्चों, आर रेडियस मान लेते हैं इनकी, इनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी, उसकी रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। तो जो इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम होगा, है ना, क्योंकि मास तो डिफेक्ट हो ही नहीं रहा, मास लॉस हो ही नहीं रहा, उतना ही वॉल्यूम रहेगा, डेंसिटी भी कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो इनिशियल वॉल्यूम था, अगर V था तो V ही फाइनल रहेगा। ठीक है, लेकिन ड्रॉप से, एक छोटी ड्रॉप का V इनिशियल V फाइनल अगर हम लिखें, एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम लिखोगे तो कितना आएगा, क्योंकि स्फेरिकल है तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। एक ड्रॉप का लिखा तो 1000 ड्रॉप है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। एंड फाइनल वॉल्यूम, इसका रेडियस बड़ी हो गई, अब बड़ी ड्रॉप बना दी, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। क्यूब रूट लेंगे, 4/3 पाई से कैंसिल आउट कर देंगे दोनों साइड, क्यूब रूट लेंगे तो जो R की वैल्यू होगी वो 10 टाइम ऑफ स्मॉल r आएगी। ठीक है, आ गई। अब क्या करें सर, अब सरफेस एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा U इज इक्वल टू टी डेल्टा ए। ठीक है तो फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, यही करेंगे। इसका सरफेस एरिया लिखे ऐसे, फाइनल डेट इज 4 पाई इसका स्क्वायर, इनिशियल सरफेस एरिया डेट इज 1000 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, सरफेस टेंशन T मान लेंगे, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी T फाइनल वॉल्यूम डेट इज कितना है 4 पाई r स्क्वायर माइनस इनिशियल वॉल्यूम डेट इज कितना, बोलो 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 बोलो, 1000 इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पर r की वैल्यू रिलेशन जो निकाला वो पुट कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू t इंटू 4 पाई, कॉमन ले लिया बाहर, अंदर लिख देते हैं r का स्क्वायर इट इज 100 ऑफ r, अंदर बचा कौन 100 ऑफ r स्क्वायर। ठीक है, अंदर बचा कितना माइनस ऑफ 1000 स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कितना, निगेटिव का -900 आएगा जो कि डिक्रीज इन वॉल्यूम बता रहा है, तो डेल्टा यू 900 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, इतना हमारा सरफेस एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप हुआ। क्लियर है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 900 t 4 पाई r स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया खुशी से। चलो बढ़िया है, एंड करते हैं फिर यही सेशन को।